नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। देखिए, सुबह के 8 बजने के साथ ही सुर्खियां अखबार की का वक्त होता है, जिसका मकसद यही है कि तमाम खास खबरों को, यानी कि तमाम खास सुर्खियों को, चाहे वो कल की हो या फिर आज की बनने वाली हैं खबरें, उनको हम आप तक बहुत सरल अंदाज में पहुंचा पाए। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे शुरुआत। मां हैट्रिक लगाने उतरेगी मनु। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। पिस्टल क्वीन मनु भाकर ओलंपिक पदकों की हैट्रिक लगाने की दहलीज पर हैं। मनु ने कल 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के क्वालिफाइंग पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने फाइनल के 590 का स्कोर किया। प्रिंसेशन में उन्होंने 294 और रैपिड में 296 का स्कोर किया। रैपिड में उन्होंने एक सीरीज 100 में से 100 की लगाई है। ये मनु का पेरिस ओलंपिक में लगातार तीसरा फाइनल है। वह 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में 2 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, देखिए मनु की नज़र इस वक्त पदक की हैट्रिक पर है और क्योंकि जिस तरीके से शानदार आगाज मनु भाकर ने किया ओलंपिक्स में, ऐसे में हमने ये देखा कि किस तरीके से मनु भाकर अब हैट्रिक लगाने की ओर आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए अब तक जो कोई नहीं कर सका, खासतौर पर मनु भाकर का नाम उस दौरान भी सामने आया था जब 10 मीटर एयर पिस्टल के तौर पर पहली महिला मनु भाकर बनी जिन्होंने भारत के तरफ से इस खेल में बढ़ चढ़ करके पहले तो उन्होंने हिस्सा लिया और उसके बाद से उन्होंने पदक भी जीता, पहला ब्रॉन्ज, और उसके बाद अब तीसरे ब्रॉन्ज की तरफ हम कह सकते हैं कि वो आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि 2 ब्रॉन्ज पहले से उनके पास है इस वक्त। और अब जब महा हैट्रिक की तरफ मनु भाकर बढ़ रही है तो हर कोई उम्मीदों के साथ उनकी तरफ देख रहा है, क्योंकि उम्मीद एक बार फिर से मनु भाकर से है कि ये तीसरा मुकाबला भी मनु भाकर के नाम रहेगा। जाहिर सी बात है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को जगह दी है। पूरा जो पेज है, ऑलमोस्ट आप देखिए, ये पूरा पेज देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप देख पाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो है जगह दी गई है ओलंपियाड को। जितने भी ओलंपिक्स हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे वो आपको देख पा रहे हैं हॉकी के प्लेयर्स हैं या मनु भाकर की खबर है, यहाँ पे इनका एक स्टेटमेंट यहाँ पर छापा गया है। इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ते सुनाते हैं। मनु सेट्स अ साइट ऑन द थर्ड मेडल. It's not stopping for me. It was the Manu Bhaker after winning a couple of medals at the game. 2 days after grabbing a second medal, she staked her claim for third, finished second in women's 25 pistol qualification on Friday. The 22-year-old who continued to dominate the event and remained among the top 3 most allowed the qualification phase in the previous and rapid rounds, or arranged with 590 to be the place second hidden Hungary's Veronica Mazur, who is the qualified equal an Olympic record with a score 592। यानी कि बोला मनु ने कि देखिए 2 तो मेडल जीत चुके हैं, लेकिन तीसरे पे उनका निशाना बिल्कुल स्पष्ट है और उनको रोकने वाला फिलहाल कोई नहीं है। इस बात से मनु जो है बड़ी खुश नजर आ रही है। और देखिए, वाकई में सुरभि, ये जो पल होता है ना, ये हमारे गौरवान्वित करने का पल होता है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद ओलंपिक का हिस्सा बनते हैं। जब वो यूँ कह सकते हैं मेडल जीतते हैं देश के लिए, वो हमारा सीना गर्व से ऊँचा करते हैं। बिल्कुल। और वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारतीय हॉकी की भी, क्योंकि भारतीय जादूगरों ने 52 साल के बाद, यानी 1974 के बाद से ओलंपिक मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को झटका दिया और इस खबर को हर अखबार ने जगह दी है। पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन भारतीय हॉकी टीम का रहा, और ये हमने देखा कि पुरानी प्रतिद्वंदी जो ऑस्ट्रेलिया से रही है उसे 52 साल के बाद टैकल किया गया है। नई पदक की चमक भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, जिन्होंने कल ऑस्ट्रेलिया को चौंका कर ऐतिहासिक जो उपलब्धि थी वो हासिल की है। देखिए, इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स ने जगह दी है। इस खबर को हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए, इंडिया विजार्ड शॉक ऑस्ट्रेलिया ऑन एन ओलंपिक टर्फ आफ्टर 52 ईयर्स। ये वाकई में हम कह सकते हैं बहुत लंबा इतिहास है। और देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दें, हर एक पेपर में इस खबर को वाकई में तरजीह दी गई, क्योंकि हमारा नेशनल गेम भी है और इसी को लेकर ये आपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है। जो आप देखेंगे तमाम खिलाड़ियों को, देखिए खिलाड़ियों को यदि आप देखेंगे, देखिए आपको हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने दिखाया था, इसके अलावा देखिए सुरभि अभी आपको दिखाएंगे। देखिए इस खबर को, देखिए यहाँ पर देखिए, आप इस खबर को आप ऐसे भी समझिए, दैनिक जागरण ने भी इस खबर को छापा है। 52 साल के बाद ये इतिहास रचा है और वाकई में आप खुशी देखिए जरा तमाम प्लेयर्स के, उनके चेहरों पर, और देखिए चमक के साथ अभिषेक भी नजर आए हैं। देखिए
तो फिलहाल देखिए, टोक्यो में कांस्य पदक जीतकर 42 साल बाद हॉकी में पदक दिलाने वाले भारतीय टीम ने शुक्रवार को पेरिस में इतिहास रचा। भारत ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में टोक्यो के रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से पराजित किया, जो कि 1972 म्यूनिख ओलंपिक के बाद उनकी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर पहली जीत है। भारतीय टीम पहले ही पेरिस ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। तो फिलहाल देखिए, ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर भी है और भारत के नाम वो तमाम उपलब्धियां हैं, एक बार उन पर भी नजर दौड़ा लीजिए। तीरंदाजी में हम बता दें आपको, अंकिता भकत और धीरज बोमनदेव ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। मनु भाकर 25 मीटर स्पर्धा के फाइनल में पहुंची, वो ओलंपिक में तीसरे फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय एथलीट है। ओलंपिक में रोइंग पदार्पण कर रहे हैं बलराज पवार फाइनल में डी 5वें स्थान पर रहे हैं। फिलहाल देखिए, ये खबर जो है कहीं ना कहीं आपका उत्साहवर्धन जरूर करती है। तो बिल्कुल देखिए, कप्तान हरमनप्रीत सिंह के जिस दौरान 2 गोल जब उन्होंने दागे, क्योंकि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का अनुभव नजर आता है मैदान में, और खासतौर पर हरमनप्रीत क्योंकि कप्तान है हॉकी टीम के, उनका शानदार प्रदर्शन पहले मैच से हमने देखा। गोल कीपिंग वो कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भी हमने ये गौर से देखा कि कैसे लगातार जो कोशिशें की गई थी हॉकी टीम की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सक्सेस मिली। और अब जब ये मैच अपने नाम किया तो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ना ये बहुत बड़ी बात थी। जाहिर सी बात है। और देखिए, ये जो खिलाड़ियों के लिए एक जीत जो होती है, एक मेडल जो होता है, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। और यही हम उम्मीद कर रहे हैं तमाम भारतवासी की और शानदार प्रदर्शन ओलंपिक में देखा जाए, जो कि हमने देखा था किस तरीके से जब इससे पहले टोक्यो में ओलंपिक हुआ था तब भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं ना वो सुरभि, वो अपने आप में बहुत शानदार हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे आगे। वायनाड में उम्मीद कम होने के बीच तलाश लगातार जारी है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। सेना, राज्य पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, तट रक्षक बल और स्वयं सेवकों की संयुक्त टीमों ने खोज और बचाव अभियान के तहत जीवित बचे लोगों की तलाश के लिए वायनाड के भूस्खलन से तबाह हुए चूरलमाला, मुंडकई और अट्टमाला इलाकों में खोजबीन शुरू की है। सेना ने इंजीनियर टास्क फोर्स के जवाब में वायनाड में बचाव और राहत अभियान चला रहे बचाव दल और अधिकारियों ने चुपचाप स्वीकार किया कि जीवित बचे लोगों को खोजने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मानव के विस्तृत और कीचड़ भरे क्षेत्र के बीच ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, खबरें ऐसी भी आई थी कि जो आसपास के लोग हैं वह भी कहीं ना कहीं बेहद परेशान हो उठे थे, क्योंकि लगातार जो बदबू है वो फैलती जा रही थी। तो फिलहाल जब गाड़ियां बैक टू बैक निकल रही थी शवों को भरकर, वो जो तस्वीरें सामने जब आई थी, उन तस्वीरों ने सभी को हिलाकर रख दिया था। 250 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। अभी भी आपको बता दें, जो मलबे में शव है ना, उनको निकालने के लिए लगातार कशमकश इस वक्त जारी है। तो बिल्कुल देखिए, वायनाड को लेकर के लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो जीवित लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि उम्मीद है कि कई लोग अभी भी जीवित होंगे, वो लापता ज़रूर है, उन्हें ढूंढने की कोशिश वायनाड में की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की एक तरीके से हम कह सकते हैं त्रासदी वायनाड ने देखी है, और वायनाड में कितनों ने अपनों को खोया है, क्योंकि जो परिजन उनके रहे, बच्चे या बुजुर्ग रहे, महिलाएं रही, ऐसे में कई लोगों के लापता होने की आशंका जाहिर की गई। और सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि कई ऐसे पशु पक्षी भी उस मलबे में दबे हुए थे, जिनको भी निकालने का काम किया गया था। ऐसे कई वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर भी देखे थे। तो लगातार राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। चलिए सुबह आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2000 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। हिमाचल में भी 45 लोग अभी भी लापता हैं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश है। पहाड़ों पर बारिश तो तांडव मचा रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश के कारण कई लोगों की जानें चली गई। उत्तराखंड में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार में 4, टिहरी में 3, देहरादून में 3, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 16 लोग लापता हैं। 2000 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। इधर हिमाचल में भी बारिश ने खूब कहर बरपाया। हिमाचल में 45 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में जिस तरीके से यहाँ पर भी हमने देखा बादल फटने की घटना हुई, और उसके बाद से कई लोगों ने हालांकि उस आपदा को अपने कैमरे में कैद भी किया। और उसके बाद हमने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिमाचल की उस तस्वीर को देखा, जिसमें 47 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में अब तक कुल 150 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि जिनके बारे में कोई जानकारी मिल ही नहीं पा रही है। लगातार रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं, उनके बारे में पता लगाने की
कोशिशें की जा रही हैं और बादल फटने की वजह से मलाना डैम टूट गया। जो वहां पर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, वो मलाना डैम टूटने की वजह से भारी मात्रा में अचानक से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा और देखते ही देखते उस वक्त जब हमने वो मलबा देखा तो उसने इतना विकराल रूप लिया कि सड़कों तक भी वो मलबा फैल गया, जहां रास्ते एक तरीके से कट गए, यानी लोगों से संपर्क टूट गया। इस दौरान कई लोग जो वहां पर आसपास में उस प्रोजेक्ट के काम कर रहे थे वो भी इसी मलबे की चपेट में आए और उसके बाद से वो लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार आपको बता दें, एक राज्य नहीं, भारी बारिश की वजह से तमाम जो पहाड़ी राज्य हैं वो इस वक्त बेहद संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उत्तराखंड का जिक्र हम कर ही रहे हैं। उत्तराखंड में किस तरीके से चारधाम यात्रा चल रही है, वो चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई। केदारनाथ धाम में किस तरीके से बीच में ही बादल जब फटा था तब जहां तहां लोग फंस गए, 200 लोगों को निकाला गया। 2000 लोगों को निकालने के बाद लगातार जारी, उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। इस बीच हिमाचल का हाल तो आपने देखा ही। हिमाचल में पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ है कि इसी बार ऐसी बारिश हुई है। पिछली बार को यदि आप नजर दौड़ाएंगे, पिछले साल को भी आप देखेंगे तो शिमला में ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें, इमारतें सब गिर गई थी, सब ढह रही थी और एक बार फिर से वही नज़ारा हमारे सामने दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखिए, अभी भी दुखद ये कि रेड अलर्ट जारी किया गया है। आगे भी ऐसी संभावनाएं बनी रह सकती है। मौसम विभाग जो है इस बात में लगातार चेतावनी जाहिर कर रहा है कि देखिए आप अभी बच के रहिए और ये स्थितियां जो हैं आगे बनी रहेंगी। बहरहाल चलिए आगे बढ़ जाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल देखिए, कैबिनेट का बड़ा फैसला इस दौरान सामने आया। तेज आवागमन के लिए बनेंगे 8 हाई स्पीड सड़क कॉरिडोर और इस खबर को भी अमर उजाला ने तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाना है और कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत में अब लागू होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की कल बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया। देखिए, आपको बता रहे हैं, कल जो कैबिनेट की बैठक थी वो कई मायनों में बेहद खास थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि कई बड़े फैसले जो हैं उसमें लिए जा सकते हैं। उन फैसलों में से एक ये यूपी के लिए सौगात कही जाएगी। जरा समझ लीजिए इसे। यूपी के 3 समेत, यानी कि 3 समेत देश में 8 हाई स्पीड सड़कें बनेंगी, कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला है जिसमें 6 लेन होगी आगरा ग्वालियर, 6 लेन होगा कानपुर रिंग रोड और 6 लेन होगा अयोध्या रिंग रोड, इसमें शामिल होगा। इसमें आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही तेज करने, शहरों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में 8 नए हाई स्पीड सड़क कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। इसमें आपको बता दें, इसमें से 3 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में है। 936 किलोमीटर लंबी इन 8 परियोजनाओं पर 50,655 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए ये कुल, अब देखिए, अब जाहिर सी बात है कि तमाम विकास की सौगात दी जाएंगी तो लागत बढ़ना भी लाजमी होगा। तो लागत क्या कुछ आएगी, जरा ये भी जान लीजिए। 11,846 करोड़ रुपए की कुल लागत इसमें आनी है। आगरा के लिए जो बनाया है ग्वालियर हाई स्पीड होगा कॉरिडोर, 4,613 की लागत से, 13 करोड़ की लागत से बनेगा। इसमें अयोध्या रिंग रोड 3,935 करोड़ की लागत से बनेगा। कानपुर रिंग रोड होगा 3,298 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके अलावा बता दें आपको कि आर्थिक विकास, रोजगार पर गुणात्मक असर होगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का मानना है और इसी को लेकर तमाम तरह के खास निर्णय कल कैबिनेट की बैठक में लिए गए। तो वाकई 50,655 करोड़ रुपए की लागत से जो 936 किलोमीटर लंबाई वाली 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण होना है। ऐसे में परियोजनाओं के विकास को मंजूरी मिल चुकी है और इन 8 परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित होने का भी अनुमान जताया गया। यानी कि कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि किस तरीके से भारत को और विकास की, जी बिल्कुल, सभी को रोजगार मिले और उसकी पूरी कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की ही जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र राज्य के बीच प्रभावी सेतु की भूमिकाएं हमेशा होनी चाहिए, राज्यपाल और ने तमाम बातें कही। और देखिए, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कल राज्यपाल सम्मेलन के दिवस के अवसर पर यह उद्घाटन किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लेने की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि ये एक महत्वपूर्ण मंच है, इसमें हमें चर्चा की है कि राज्यपाल किस प्रकार विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि देखिए, जिम्मेदार अकेला मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, जो प्रदेश के राज्यपाल हैं उनकी भूमिका भी बेहद खास हो जाती है। तो समाज की सेवा वो कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से केंद्र
और राज्य के बीच प्रभावी सेतु का काम करने की अपील की है। तो देखिए अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राज्यपाल और जो कह सकते हैं सत्ता पक्ष है यानी कि सरकार है वो एक पैरेलल काम करेगी। तो जाहिर सी बात है कि राज्य का चहुमुखी विकास होगा, क्योंकि राज्यपाल अपने कुछ आइडियाज साझा करे मुख्यमंत्री के साथ, तमाम योजनाओं पर बात करें, विचार करें, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर भी एक बड़ी बात कही गई है। तो फिलहाल देखिए इस खबर को आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे। केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी सेतु बने राज्यपाल, ये पीएम मोदी ने कहा है। और इस तस्वीर को भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हर कोई आपको नजर आएगा इस एक ही तस्वीर में। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक कोशिश की है ये कहते हुए कि केंद्र और राज्य के बीच में आपने हमेशा देखा और सुना होगा कि किस तरीके से राज्यपाल से कई जगहों पर नहीं बन पाती है, लेकिन इसी वजह से उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में सेतु बनने का काम राज्यपाल को करना चाहिए। यानी अगर राज्य की तरफ से किसी भी प्रकार की किसी योजना को लेकर के मांग होती है, अपनी कोई बात वो रखना चाहते हैं, तो सेतु बनने का काम करे। जो एक दूरी हमेशा हमें नजर आती है कि राज्यपाल या राज्य सरकारों में ही नहीं बन पाती है, तो केंद्र सरकार से उन राज्यों की कैसे बनेगी, खासतौर पर जहां पर विपक्ष की सरकार हो। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वहां राज्यपाल मजबूती के साथ सेतु बनने का काम करे, ब्रिज उस गैप को मेंटेन करने का काम करे, ताकि राज्य से जुड़ी हुई कोई भी अगर बात होती है, कोई भी मुद्दे होते हैं, तो वो केंद्र तक पहुंचे और उसका समाधान निकल सके। देखिए आपको बता दें 3 नए कानून लागू होने से नया युग शुरू होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने ये तमाम बातें कही। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि आपराधिक न्याय से संबंधित 3 नए कानूनों के लागू होने से देश में न्याय व्यवस्था का एक नया युग शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ही हमारी सोच में काफी बदलाव साफ नजर आ रहा है। तो वही बात कि आप एक सेतु के रूप में काम करिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल देखिए कांग्रेस के डीएनए में है किसानों का विरोध, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और इस खबर को भी आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे। जब शिवराज सिंह संसद में बोल रहे थे तो उस वक्त उनके तरफ से तीखा हमला कांग्रेस पर किया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्यसभा में कहा कि किसान विरोधी होना कांग्रेस के डीएनए में ही शामिल है। यही वजह है कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मकता के साथ किसानों की चर्चा करती है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस बताए कि उसने किसानों के लिए क्या क्या किया। देखिए इस खबर को और देखिए बॉडी लैंग्वेज है शिवराज सिंह चौहान की आप देखिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बड़े ही फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और जब वो अपनी बात रखते हैं तो बड़े स्पष्ट तरीके से, बड़े पुरजोर तरीके से बात रखते हैं। कल जो सदन में उन्होंने बात रखी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, बाहें फैलाकर जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे, वाकई में देखने लायक था और सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बोले कृषि मंत्री, कांग्रेस को क्यों याद आते हैं अधर्म से जुड़े चक्रव्यूह, चौसर और शकुनी। एमएसपी कानून का मुद्दा उठाने पर विपक्ष को जवाब, सरकार में थे तब क्यों नहीं किया ये काम, ये शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पे पूछा। तो कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के अनुदानों पर चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। मोदी सरकार की बीती 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि किसान हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो भगवान है। हम प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सरकार तक के कार्यकाल का उल्लेख कर आरोप लगाया कि कांग्रेस के डीएनए में किसान विरोध है। यदि आपको किसानों की इतनी चिंता थी तो फिर आपने किसानों के हित में कुछ काम क्यों नहीं किया जो आप अभी कहना चाह रहे हैं। तो फिलहाल देखिए तमाम बड़ी बातें और इसी पर सरकार ने विपक्ष को वापस से घेरने की कोशिश की। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, और लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो शेल्टर होम मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, एलजी ने रिपोर्ट भी इस बात को लेकर मांगी है। आशा किरण होम का ये पूरा मामला था। दैनिक जागरण में इस खबर को आप देख पाएंगे। देश की राजधानी में दरअसल मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जाने वाला शेल्टर होम ऐसा यातना केंद्र बन चुका है कि महीने भर में 14 बच्चों की जान चली गई है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि यहाँ पर जो नाम दिया गया है ठीक नाम से उलट ये संस्थान अपना काम कर रहा है। अच्छा, बताने के लिए कोई राजी नहीं है कि मौतें आखिरकार किस वजह से हो रही हैं। जरा समझ लीजिए, जो आंकड़े भी हम आपको दिखा देते हैं कि 600 मौतें वर्ष 2001 से लेकर 17 के बीच हो गई हैं और इसमें 8 महिलाओं, 5 पुरुष, 1 किशोर की विकास गृह में मौत हुई है। अब आप देखिए कि विकास गृह में वर्ष में 3 फरवरी में
मौत का आंकड़ा 3, मार्च में 2, अप्रैल में 2, मई में 1, जून में 3, जुलाई में 14। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से महीने बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब समस्या ये है कि आखिरकार जो मौतें हो रही हैं उसका असल कारण क्या है ये कोई नहीं बता पा रहा। मंदबुद्धि विकास गृह में रहने वाली मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इस केंद्र में 14 लोगों की जुलाई में, सिर्फ आप ये देखिए, सिर्फ जुलाई महीने का हम जिक्र कर रहे हैं, जुलाई में ही 14 मौतें हो गई हैं। एसडीएम एडीएम ने शुक्रवार को विकास गृह का निरीक्षण किया। यहां से पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 14 मौतों के कारण में अभी कोई स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि आखिरकार जो लोग हैं वो क्यों मर रहे हैं। और अब देखिए इसी को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि उचित भोजन, पानी, दवा क्या वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या दूषित खाना सर्व किया जा रहा है, इस पर अब सबकी निगाह बनी हुई है। फिलहाल देखिए ये जांच का विषय है और मजिस्ट्रियल जांच की भी घोषणा इस बाबत कर दी जाएगी। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किस तरीके से इस पूरे मामले में, जहां राज्यपाल से भी इस पूरे मामले में देखरेख करने को कहा गया और साथ ही साथ ये कहा गया है कि आपको ये समझने की ज़रूरत होती है, अगर इस तरीके के मामले देश की राजधानी दिल्ली से आते हैं तो फिर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि एक और जहां उन बच्चों को भेजा जा रहा है ताकि उनकी ठीक तरीके से देखभाल हो सके जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन उनके साथ भी अगर इस प्रकार की यातनाएं उनको दी जा रही जिस वजह से उनकी जानें जा रही है। हालांकि अब तक ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लोग कयास ये लगा रहे हैं क्योंकि मौतों की जो संख्या है लगातार वो बढ़ती चली जा रही है और इसी कारण अब इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार ने भी हस्तक्षेप किया है और ये कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच करके ये पता लगाया जाए कि आखिर इतने बच्चों की जान इस शेल्टर होम में क्यों जा रही है और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। तो कई बड़ी बातें हैं दीपिका, और सवाल लाजमी है कि खड़े होंगे जब देश की राजधानी से ऐसे मामले आए। और 2024 की बात करें, इस साल में ऐसा नहीं हुआ। 2017 यदि हम आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं, 2017 में भी 11 मौतें हो चुकी हैं और उन 11 मौतों से भी कोई सबक नहीं लिया गया था। इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये जो मौतें हो रही हैं आखिरकार ये मौतें हो क्यों रही हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो क्या लगता है कि इसके बावजूद सबक नहीं लिया गया, बद इंतजामी, लापरवाही लगातार जारी है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के आश्रय गृह मौत का जाल है। देखिए ये रेखा शर्मा ने कहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आश्रय मंदबुद्धि विकास गृह का दौरा किया और तमाम बड़ी बातें कही। बढ़ेंगे आगे। नीट यूजी में कोई व्यवस्थागत चूक नहीं, इसलिए रद्द नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बात को स्पष्ट कर दिया है। अमर उजाला सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तो नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया क्योंकि इसकी शुचिता में कोई प्रणालीगत चूक नहीं पाई गई थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि एनटीए को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए क्योंकि छात्रों के हित में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ। बिल्कुल, तो नीट यूजी के मामले जिस तरीके से सामने आए थे और ये कहा जा रहा था कि देश भर के कई अलग अलग राज्यों, कई अलग अलग सेंटर्स में एनटीए की तरफ से भी बड़ी चूक रही थी और इसी वजह से नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, कई बच्चों के रिजल्ट इससे प्रभावित हुए। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें चूक नहीं हुई है व्यवस्थागत रूप में, और साथ ही एनटीए को नसीहत दी है कि आगे से इस बात का खास ख्याल रखे कि बच्चों के फ्यूचर के साथ में किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। देखिए साल तो बर्बाद नहीं किया जा सकता था, सभी ने बहुत मेहनत की होती है, उसके बाद ही नीट को आप क्लियर कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया था और उन्होंने जिस तरीके से ये कहा था, देखिए इस बीच देखिए एक बड़ी खबर भी हम सुबह बता देते हैं। कल जो खबर सामने रही थी, डेमोक्रेट से राष्ट्रपति पद की पहली भारतवंशी बनी है कमला हैरिस। तो अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से भारतीय मूल की कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। 1 अगस्त से शुरू हुए चुनाव में 28 घंटे बाद ही उन्हें पार्टी के 2350 से ज़्यादा डेलीगेट्स का समर्थन मिला। इसके साथ इन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार किया। हालांकि 6 अगस्त को वोटिंग खत्म होने के बाद ही उनके आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की घोषणा की जाएगी। तो डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद की पहली भारतवंशी उम्मीदवार बनी है कमला हैरिस। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव रिपब्लिकन पार्टी
जो प्रत्याशी हैं ट्रंप से इनका सामना होगा। तो फिलहाल ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये अच्छी खबर भी, क्योंकि कमला हैरिस का जो कार्यकाल रहा है बहुत शानदार रहा है और इसी को लेकर आपको बता दें कि अब ये डेमोक्रेटिक से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने जा रही हैं। तो फिलहाल कमला हैरिस को लेकर के जिस तरीके की जानकारी सामने आई, आपने ये देखा होगा कि जो बाइडेन की तबीयत नासाज बताई गई, मेडिकल तौर पे उन्हें स्वस्थ नहीं बताया गया, जिस कारण से जो बाइडेन ने अपना नाम पीछे लिया और उसके बाद से नाम सबसे पहले सामने आया राष्ट्रपति बनने के तौर पर कमला हैरिस का। और क्योंकि भारतीय मूल की महिला रही हैं कमला हैरिस, और उनसे एक और जहां लोगों को उम्मीदें हैं कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो बहुत सारे बदलाव अमेरिका में नजर आएंगे। और अब भारतवंशी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को शुक्रवार को ही सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से 2024 के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी घोषित उनकी की गई थी, जिसके बाद से अब कमला हैरिस पूरी तरीके से फोरफ्रंट पर आकर के अपनी उम्मीदवारी के तौर पर प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं। कई बड़े वादे भी वो कर रही हैं आम जनता से, और वो भरोसा दिला रही है, वो यकीन दिला रही हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बनती है तो जो अब तक अमेरिका के अनसुलझे हुए मुद्दे हैं उन पर इसी प्रकार से काम किया जाएगा और लोगों को पूरी तरीके से संतुष्ट रखने की कोशिश सरकार की ओर से होगी। चलिए, इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।